पेमेंट, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग। अब करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट की, इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? Exports of goods and services are recorded as credit items. Imports of goods and services are recorded as debit items. All transfer payments are recorded as debit items. Or transfer receipts are recorded as debit items. डी पार्ट। Incorrect item कौन सी है? D part. All transfer receipts are recorded as debit items. जबकि ट्रांसफर रसीद जो होती हैं वो हमारी रिकॉर्ड होती है क्रेडिट साइड आती। क्रेडिट आइटम्स। तो यहाँ लिखा हुआ है डेबिट आइटम्स। नेक्स्ट, from the given from the items given in column 1 and column 2 choose the correct pair। फर्स्ट है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, उसके सामने कॉलम लिखा है ओल्ड एज पेंशन का। इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, उसके सामने लिखा है प्रॉफिट। मिक्स इनकम, रेंट फ्री एकोमोडेशन फ्रॉम एन एम्प्लॉयर, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, इंटरेस्ट फ्रॉम कैपिटल। अब इनमें से कौन सा कॉलम सही है और कौन सा कॉलम गलत है? कौन सा करेक्ट पेयर है? गलत वाला तो बताना है, करेक्ट पेयर कौन सा है? बताइए, इनमें से कौन सा करेक्ट पेयर है? इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप बी पार्ट और सेकंड पार्ट। पक्का? बी इसका करेक्ट पार्ट हाँ इसका शायद। करेक्ट करेक्ट पेयर है इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, दैट इज प्रॉफिट। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का ओल्ड एज पेंशन ठीक है। नो मैम। फिर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का क्या आएगा? रेंट रेंट। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी से जो इनकम हमें फ्रॉम प्रॉपर्टी से जो हमें इनकम मिलेगी। रेंट ही होगी क्योंकि प्रॉपर्टी हम लेंड कर रहे हैं तो उससे इनकम रेंट के फॉर्म में ही आएगी। रेंट फ्री एकोमोडेशन फ्रॉम एन एम्प्लॉयर, वो आपका कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में आएगा। रेंट फ्री एकोमोडेशन मतलब रेंट फ्री, रेंट नहीं मिल रहा, रेंट फ्री एकोमोडेशन है। जो कहाँ से मिल रही है? एम्प्लॉयर से, वो तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में आएगा ना। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी दैट इज इंटरेस्ट फ्रॉम कैपिटल। और मिक्स इनकम यस। का तो यहाँ पे कोई पार्ट ही नहीं है। नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली। स्टेटमेंट फर्स्ट है मैनेज फ्लोटिंग exchange rate system is an amalgamation of fixed and flexible exchange rate system। Statement 2 है manage floating exchange rate system is also known as hybrid system। In the light of the given statement, choose the correct option from the following। Statement 1 is true and 2 is false, 1 is false, 2 is true, both are true, both are false। बोथ आर ट्रू। Both statement first and second are ट्रू। कि भाई मैनेज फ्लोटिंग जो एक्सचेंज रेट सिस्टम है वो आपका हाइब्रिड सिस्टम है, क्योंकि वो दो चीजों से है। एक तो इसमें आपके फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम भी आते हैं और आपके फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम भी आता है। नेक्स्ट, फोर्थ, Irfan, a student, borrow rupees 80,000 to finance his college fee. He plans to begin repaying the loan 6 months after his graduation, making payment over a span of 10 years. Based on above text, identify the indicated functions of money: medium of exchange, unit of account, store of value, standard of deferred payment। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट की इरफान ने 80,000 बोरो करा कॉलेज फीस के लिए, को फाइनेंस करने के लिए। वो प्लान करता है कि मैं इसको 6 मंथ्स में क्या करूंगा, रीपे करूंगा, जिसमें उसको जो है ग्रेजुएशन की जो उसने लोन है उसको रीपे करेगा 6 मंथ्स में, मेकिंग पेमेंट्स ओवर स्पैन ऑफ 10 years। नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन, suppose the saving curve of an economy makes
and intercept at a negative value of 15 CR. In the economy, 20% of an increase in income is saved. 20% income जो है saved हो रही है इकोनॉमी में. In the light of above context, identify the value of investment multiplier. अब investment multiplier की value हमने क्या करनी है, identify करनी है. तो मतलब अगर इनकम 20% सेव हो रही है तो हमारा एमपीएस कितना आ 5 जाएगा. हाँ जी, एमपीएस आ जाएगा 0.20. और बस आप फॉर्मूला लगा लो. 5 एमपीसी, आ जाएगा। हाँ जी, एमपीसी भी आप निकाल सकते हो. एमपीसी इक्वल्स टू 1 - एमपीएस. तो 1 - 0.20 कितना आ जाएगा, 0.80. और फिर के का आप लगा लो 1/1 - एमपीसी. तो आपका के जो है आ जाएगा 5. दैट इज 5. क्लियर, सिंपल सा यस आता मैम। था, ज्यादा टफ नहीं था ये. नेक्स्ट, सिक्स्थ क्वेश्चन, ये असर्शन एंड रीजंस है. असर्शन दिया है पब्लिक गुड्स आर दोज गुड्स विच आर कलेक्टिवली कंज्यूम बाय द पीपल. पब्लिक. रीजन है पब्लिक गुड्स आर एक्सक्लूडेबल एंड रिवाइलियस इन नेचर. तो क्या A is असर्शन, true, R is false. तो क्या दोनों चीजें ठीक हैं गलत हैं. A is true, R is false. हाँ, असर्शन हमारा ठीक है और रीजन जो है गलत है, क्योंकि पब्लिक गुड्स तो जो है वो नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं और ना ही वो राइवलरस इन नेचर होते हैं. नेक्स्ट, सेवेंथ क्वेश्चन. सपोज द वैल्यू ऑफ एपीसी is 0.8 and national income is 400 CR. The value of saving would be, क्या होगी वैल्यू, आराम से निकल जाएगा. एपीसी को निकालते हैं. 500? पक्का, एपीसी को निकालते हैं. कंजप्शन अपॉन इनकम होती है, इन्वेस्टमेंट होती है. Income? कंजप्शन अपॉन इनकम. तो एपीसी कितना दिया है, 0.8. कंजप्शन हमें पता नहीं, और नेशनल इनकम कितनी है, 4000. दोनों आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे. सी इक्वल्स टू 4000 मल्टीप्लाई बाय 0.8. तो कितना आ जाएगा, सी इक्वल्स टू 32. 32 CR निकल गई कंजप्शन. Yes मैम, 800 आ जाएगा आंसर। हाँ, तो बस सेविंग्स निकालने के लिए 800। इनकम माइनस कंजप्शन. इनकम 4000 और कंजप्शन आपकी 32. तो आंसर कितना आ गया, 800. क्लियर, 800 CR. सिंपल. नेक्स्ट, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कमर्शियल बैंक विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट. अब कमर्शियल बैंक के हिसाब से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है. डिपॉजिट रिसीव्स आर लाइबिलिटीज फॉर कमर्शियल बैंक. दे आर creator of credit in the economy. They accept deposit from general public. They accept deposit on behalf of Reserve A Bank of part is India. correct. A part. पक्का. Yes मैम। तो जो कमर्शियल बैंक है, डिपॉजिट जो वो रिसीव करते हैं वो उन पे लाइबिलिटीज होती है क्योंकि वापस देना होता है. वो क्रेडिट को भी जो है क्रिएट करते हैं, जनरल पब्लिक के डिपॉजिट को भी एक्सेप्ट करते हैं. लेकिन वो आरबीआई के बिहाफ पे कोई भी डिपॉजिट को एक्सेप्ट नहीं करते. तो इसका आंसर है ए, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. इफ ए कंट्री एक्सपोर्ट goods worth of 600 CR and import goods worth of 450 CR. The value of balance of trade in the country will be B dash part. of dash CR. Surplus 150। B part. सरप्लस एंड 150, क्योंकि एक्सपोर्ट जो है वो ज्यादा है इंपोर्ट से. जब एक्सपोर्ट ज्यादा होते हैं इंपोर्ट से तो सरप्लस हो जाता है. 600 को माइनस करेंगे 450 तो आंसर आएगा 150. दैट इज सरप्लस 150. और जब इंपोर्ट ज्यादा होते हैं और एक्सपोर्ट्स कम होते हैं तब क्या हो जाता है, Deficit। तब डेफिसिट आ जाता है. नेक्स्ट, ये भी आपके कॉलम्स वाला क्वेश्चन आ गया यहाँ पर भी. अब हमने यहाँ पे करेक्ट पेयर निकालना है. पहला है नॉन टैक्स रेवेन्यू. कॉलम सेकंड है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, फ्री राइडर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, बोरोइंग्स, पब्लिक गुड्स, सॉरी प्राइवेट गुड्स, राइवेरियस इन नेचर. B अब part। कौन सा पार्ट इसमें से करेक्ट D है. part।
डी पार्ट। दैट इज डी। प्राइवेट गुड्स जो हैं वो राइवेरियस है नेचर, लेकिन पब्लिक गुड्स राइवेरियस नेचर नहीं होते हैं। तो नॉन टैक्स रेवेन्यू आपका क्या हो गया? नॉन टैक्स रेवेन्यू इज फ्री राइडर। इनडायरेक्ट टैक्सेस, फीस जीएसटी। फ्रॉम फीस फ्रॉम एडमिशन एंड गवर्नमेंट रिसीट्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स आपका क्या हो गया? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो बोरोइंग्स नहीं है। नेक्स्ट, अब ये तो यस आपका मैम। एक न्यूमेरिकल आ गया कि आपको नेट वैल्यू एडेड निकालना है एट एफसी। सबसे पहले आप जीवीए एट एमपी निकालोगे, तो एनवीए एट एफसी आपका आराम से निकल जाएगा। अब क्या था? अ, ये प्रोडक्शन मेथड का सेल्स, सेल्स माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो कंजप्शन। तो सेल्स आपको कितनी दी है? टेन टेन थाउजेंड थाउजेंड सिक्स सिक्स ट्वेंटी फाइव प्लस इंक्रीज इन अनसोल्ड स्टॉक कितना दिया है? 600 600। प्लस, और आपको क्या दिया है? और कुछ दिया है? नो मैम। तो अब आपकी क्या आ जाएगी? इंटरमीडिएट कंजप्शन। इंटरमीडिएट कंजप्शन माइनस होगी, दैट इज परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। परचेज टू ऑफ रॉ सिक्स मटेरियल। 2625। तो टोटल आपका कितना आ जाएगा? 8600 जो आपका निकल गया जीवीए एट एमपी। जीवीए एट एमपी निकल गया। अब आपने एनवीए एट एफसी निकालना है। ग्रॉस से नेशनल जाएंगे तो हमारा डेप्रिसिएशन क्या होगी? माइनस फाइव तो हंड्रेड तो डेप्रिसिएशन हमें दी है, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। तो डेप्रिसिएशन क्या होगी? माइनस होगी। उसके बाद वी का वी, ए का कुछ भी नहीं। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाएंगे तो हमारा एनआईटी दिया है कहीं पे? एनआईटी इनडायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट 1200। टैक्सेस और सब्सिडीज माइनस कर देंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस से, तो हमें एनआईटी मिल जाएगा। तो वो हम, अगर हमें फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो हम माइनस करेंगे एनआईटी को। तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में आएंगे तो एनआईटी क्या हो जाएगी? माइनस हो माइनस जाएगी। जो एट कितनी दी हंड्रेड है? माइनस कर देंगे। तो कितना आ इनडायरेक्ट जाएगा? टैक्सेस माइनस सब्सिडीज करके निकालेंगे। हम वैसे भी निकाल सकते हैं या वैसे भी निकाल सकते हैं कि सब्सिडीज को प्लस कर लो और इनडायरेक्ट ये एनआईटी इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर लो। वैसे भी कर सकते हैं, यस मैम। वैसे कर लो। तो कितना आंसर आ जाएगा? +400। कितना आ जाएगा? आ जाएगा इतना? आएगा? 7300। यस मैम। 21 ही आ रहा है? 7300 आ रहा है। 73 और 78? एक मिनट। 06 7300। +600 -2680। ओहो, एक मिनट। 625 -8600। 7300। तो आपका आंसर आ जाएगा 7300। क्लियर? यस मैम। नेक्स्ट, आपको डिफरेंस बिटवीन बताना है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड नेट एक्सपोर्ट्स। 3 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है। तो क्या होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड? जो गुड्स एंड सर्विसेज सेल करके जो इनकम आती है
वो है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और जो नेट एक्सपोर्ट्स है वो है कि हमने कितने एक्सपोर्ट्स किए और कितना इंपोर्ट किया, डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। और नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड है डिफरेंस बिटवीन नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फ्रॉम अब्रॉड। तो हम सिंपल इसका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होती है कि वो इनकम जो हमें कहाँ से मिलती है, अब्रॉड से हम कमाते हैं। तो हम इसका बाद में फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, नफीफा इक्वल्स टू नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। और नेट एक्सपोर्ट्स हो गए कि एक्सपोर्ट्स, और जब इंपोर्ट्स को आप माइनस करते हो तो आपका एक्सपोर्ट जो है, आपको नेट एक्सपोर्ट आपका निकल कर आता है, दोनों का डिफरेंस बिटवीन। तो इसमें आप ये थोड़ा सा अगर जैसे 3 मार्क्स के आप बता सकते हो कि अगर हमारे एक्सपोर्ट ज्यादा हो गए और इंपोर्ट्स कम हुए तो सरप्लस हो जाता है, और अगर हमारे एक्सपोर्ट्स जो है वो कम हो गए, इंपोर्ट ज्यादा हो गए तो डेफिशिट आ जाता है। सिंपल 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूरा हो यस जाएगा। मैम। ठीक है। अब 13-14 क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है, जो गवर्नमेंट स्कीम पे आया है। मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा मतलब हमें थोड़ा सा अपना ब्रेन ज्यादा यूज करना पड़ेगा। बोल रहा है, द गवर्नमेंट हैज लॉन्च इनक्रेडिबल इंडिया campaign to promote tourism in various part of the country. अब elaborate the impact of this campaign on foreign exchange reserves and balance of payment of India. अब जो इंडियन कैंपेन गवर्नमेंट ने लॉन्च करा है उसकी वजह से टूरिज्म तो आएगा हमारी कंट्री में, तो उससे हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है इंडिया का उस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। इससे फॉर हाँ, डिमांड बढ़ जाएगी फॉर आर करेंसी, तो जो भी टूरिस्ट टूरिस्ट होगा वो अपना डॉलर एक्सचेंज करने के लिए रेडी हो जाएगा फॉर द इंडियन रुपी, जिसकी वजह से जो इंडियन बैंक है आरबीआई, उसके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंक्रीज होता जाएगा। इंक्रीज, हाँ फॉरेन एक्सचेंज अब हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वो जो भी टूरिस्ट आएगा वो तो अपनी मनी को स्पेंड करेगा ही होटल्स में, फिर ट्रांसपोर्ट में, फूड में, शॉपिंग से, उससे हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो क्या उस वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ इंडिया पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उस पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। नो मैम, आई डोंट पक्का। थिंक सो, क्योंकि वो एक्सचेंज है ऑन गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोवाइड की जा रही है एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स पे, तो उसमें टूरिज्म का कोई है ही नहीं लेना देना। होगा क्या कोई? एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स पे तो बैलेंस ऑफ ट्रेड हुआ ना, ओ बैलेंस हाँ। ऑफ हाँ, बैलेंस बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो, बैलेंस ऑफ पेमेंट में बैलेंस ऑफ सर्विसेज वगैरह पेमेंट सब। में आपको याद होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट में 3 चीजें आती थी, करंट अकाउंट, कैपिटल, कैपिटल ट्रांजैक्शंस। करंट, तो ये करंट दो एंड चीजें, इनविजिबल। हाँ इनविजिबल आइटम्स, विजिबल आइटम, यूनिलेटरल आइटम। तो जो टूरिज्म, जो टूरिस्ट है उसकी जो रिसीट होगी वो बैलेंस ऑफ पेमेंट के इनविजिबल एक्सपोर्ट्स का होगा। जो टूरिस्ट है उसकी जितनी भी रिसीट्स है वो रिकॉर्ड होगी इनविजिबल एक्सपोर्ट्स में, जो कि करंट अकाउंट में आएगा। तो यस मैम। जितना टूरिज्म अर्निंग इम्प्रूव होगी, उतना ही जो करंट अकाउंट का बैलेंस है वो भी इम्प्रूव होगा, और उससे हमें हेल्प मिलेगा, हमारा सरप्लस इंक्रीज होगा। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी इफेक्ट पड़ेगा, इम्पैक्ट पड़ेगा। जितना टूरिज्म खर्च करेगा वो उसका जो भी उसकी रसीद है जो उसने खर्चा करा है वो हमारे करंट अकाउंट में आएगा, रिकॉर्ड होगा। करंट अकाउंट यस। में करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होगा, तो हमारा डेफिशिट जो है, कोई भी हमारे का बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिशिट होगा वो रिड्यूस हो जाएगा और सरप्लस इंक्रीज हो जाएगा। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा उसका। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर यस मैम। 13 भी सेम यही है कि अंडर द आयुष्मान भारत स्कीम, कि जो आयुष्मान भारत स्कीम गवर्नमेंट ने निकाली है, द गवर्नमेंट प्रोवाइड फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट टू द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। अब गवर्नमेंट फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट दे रही है जो भी पुअर पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के हैं। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द नेचर ऑफ बजट एक्सपेंडिचर, कि क्या नेचर है बजट एक्सपेंडिचर का और उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, मतलब बजट की क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, कि आयुष्मान भारत स्कीम के हिसाब से। अब नेचर क्या है। नेचर इसका सोशल ऑब्जेक्टिव नेचर है
कि सोशल ऑब्लिगेशंस जो है गवर्नमेंट की टुवर्ड्स द पीपल वो कंप्लीट कर रही है बाय प्रोवाइडिंग देम मेडिकल ट्रीटमेंट एंड वो इंक्रीजिंग देयर हेल्थ एंड फिटनेस। बिल्कुल और इससे उनका ये ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ का ऑब्जेक्टिव भी आता है, क्योंकि जिसकी वजह से हमारी जो हेल्थ कंडीशंस है इंडिया की वो इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से हमारा आउटपुट भी ज्यादा आएगा, ह्यूमन कैपिटल भी इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। बिल्कुल ठीक। तो ये अब एक्सप्लेन कर देंगे। हाँ एक्सप्लेन करेंगे, बट अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्वेश्चन वो बोल रहा है आइडेंटिफाई, हमने आइडेंटिफाई कर रहा है कि बजट का एक्सपेंडिचर कौन सा है। तो गवर्नमेंट अगर खर्चा कर रही है, प्रोवाइड कर रही है फ्री मेडिकल, गवर्नमेंट का तो पैसा लग रहा है ना। तो गवर्नमेंट का क्या हो रहा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो रहा है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो रहा है। हाँ फिर नीचे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के पॉइंट्स पे वो एक्सप्लेन करेंगे, जो आपने बोला सोशल वेलफेयर सर्विसेज हो रही है, गवर्नमेंट का कोई भी एसेट जो है वो रिड्यूस नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट जो है इसको रिकरिंग इन नेचर होगा, और ये मेड जो है एवरी ईयर गवर्नमेंट इसको करेगी। ठीक है, क्योंकि यस उसने मैम। हमें आइडेंटिफाई लिख दिया ना, तो हमें वो बजट एक्सपेंडिचर को आइडेंटिफाई करना है। अब खर्चा कर रही है तो मतलब गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो रहा है। अब उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स वही हैं कि वो सोशल वेलफेयर करना चाहती है विद इक्विटी, कि चाहती है यस कि मैम। जो पुअर है उनकी हेल्थ कंडीशन जो है वो इम्प्रूव हो जाए। जितना भी वो है, आप ये बोल सकते हो कि क्या बोलते हैं, वो ग्रोथ है, सोशल जस्टिस करना चाहती है गवर्नमेंट। तो ये सब उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। आप पहले रेवेन्यू, आपको जैसे नेचर पता चल गया बजट एक्सपेंडिचर का, दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को एक्सप्लेन करो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। उसके बाद आप 3 4 पॉइंट्स लिखोगे, इससे गवर्नमेंट ये क्यों करना चाहती है, क्यों वो खर्चा कर रही है, ये रीजंस है इसलिए खर्चा कर रही है, और उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, उस खर्चा करने के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। बस, सिंपल। अगर वो पुअर सेक्शन को मेडिकल ट्रीटमेंट दे रही है, तो उन लोगों का फाइनेंशियल जो है बर्डन भी तो कम हो रहा है ना मेडिकल एक्सपेंसिव पे। यस मैम। बस। क्वेश्चन नंबर 14 आपका न्यूमेरिकल है। सपोज इन एन इकोनॉमी प्राइमरी डिपॉजिट्स आर 500, if the reserve ratio is 25%, estimate the total deposit created and the total lending by the banking system। निकलेगा मैम 2000 होगा आई गेस टोटल डिपॉजिट क्रिएटेड। 2000। टोटल डिपॉजिट क्रिएटेड 2000 है, और हमारा टोटल लेंडिंग बाय द बैंकिंग सिस्टम। एक मिनट मैम निकालना पड़ेगा। टोटल लेंडिंग के लिए आप प्राइमरी डिपॉजिट को माइनस करो टोटल डिपॉजिट से। 2000 - 500 कितना आ जाएगा, 1500। दैट इज योर टोटल लेंडिंग, और टोटल डिपॉजिट ओके आपका मैम। 2000। पहले मल्टीप्लायर से निकालोगे, 1/C, CRR 25% दिया है आपका, वो निकल जाएगा 4। और फिर आप टोटल डिपॉजिट निकालोगे, और प्राइमरी डिपॉजिट और टोटल डिपॉजिट को माइनस करोगे, आपका टोटल एंडिंग आ जाए। ओके मैम। अगर देखा जाए तो न्यूमेरिकल्स वगैरह इतने मुश्किल नहीं है। मैम बहुत इजी इजी है। से ही डालते हैं वो डालते हैं। अब पता नहीं अब आपके एग्जाम में इस बार क्या करते हैं, इजी ही करें। चलो, अब 15th क्वेश्चन, ये भी न्यूमेरिकल है। इन एन इकोनॉमी कंजप्शन इक्वल्स टू 200 प्लस 0.75y, where consumption, where C is a consumption expenditure and Y is a national income. Investment expenditure is 4000 CR. Calculate the following: equilibrium level of income, total consumption expenditure at equilibrium income level। तो दोनों ही मैंने आपको क्लास में भी करवाए हैं, और दोनों ही जो है थोड़े इजी भी हैं। यस मैम। अब कंजप्शन निकल जाएगी आपकी। सबसे पहले थर्टी तो टू हंड्रेड सबसे पहले तो हमें इनकम निकालनी पड़ेगी ना। इनकम इक्वल्स टू कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। कंजप्शन कितनी दी है, 200 प्लस 0.75 बाय 2.79। इन्वेस्टमेंट कितनी है, 400। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कितना है, 4000। तो बस 4000 प्लस 200 कितना हो गया, 42।
प्लस 0.75 यस वाई, मैम। y माइनस 0.75 वाई इक्वल्स टू 4200। तो y आपका कितना आ जाएगा? 16800। यही आया है। 42 यस मैम यही रहा है। है ना। 1 - 0.75 आ जाएगा 0.25। तो उसको यस डिवाइड मैम यही करेंगे रहा है। 16। बस इनकम निकल गई। कंजप्शन क्या है? कंजप्शन इक्वल्स टू 200 प्लस 0.75। वाई हमारा कितना निकल गया? 68। 16800। तो कंजप्शन हमारी कितनी आ जाएगी? वन 200 प्लस इन दोनों को करेंगे तो ये आ जाएगा 12। कितना आ रहा है? 12600। 200 प्लस 1600। 12800। 128 या 126? 12600 प्लस टू हाँ, हंड्रेड 200 कर आ जाएगा। देंगे। 12800 कंजप्शन निकल गई। इक्विलिब्रियम यस लेवल मैम। ऑफ इनकम 1680। और टोटल कंजप्शन हमारी वन 1200, 12800। सिंपल। यस मैम। इतना मुश्किल नहीं आया है। 4 मार्क्स जो है पूरे के पूरे अपने हाथ में है। इस तरह से क्वेश्चन जो है आराम से निकाल लो। पूरे 4 नंबर्स अपने हाथ में। नेक्स्ट और पार्ट दिया है। जब न्यूमेरिकल दिया है और हमें अच्छे से आता है, हमें लगता है न्यूमेरिकल हमें अच्छे से आता है, तो और पार्ट को करने की जरूरत ही नहीं जहां हमको थ्योरी लिखनी है 4 मार्क्स की। न्यूमेरिकल ही अच्छे से कर लो, 4 मार्क्स जो है सीधा सीधा मिल जाएंगे। यस मैम। अब बी पार्ट। एक्सप्लेन द एडजस्टमेंट मैकेनिज्म इन केस एक्स आंटे सेविंग्स आर ग्रेटर देन एक्स आंटे इन्वेस्टमेंट। कि जो आपकी एक्स आंटे सेविंग्स है वो ज्यादा है इन्वेस्टमेंट के, मतलब लोग जो है वो ज्यादा सेव कर रहे हैं एज कंपेयर टू फर्म जो है वो क्या कर रही है? इन्वेस्ट इन्वेस्ट। कर रही है। इन्वेस्ट जो है वो उनकी क्या है? फर्म्स की कम है, क्योंकि लोग जो है वो ज्यादा सेव करने का प्लान कर रहे हैं एज कंपेयर टू जो फर्म्स ने इन्वेस्ट करना है। अब मतलब आपका जो एग्रीगेट डिमांड है वो क्या है? लेस देन है एग्रीगेट सप्लाई के। अब डिमांड कम है तो सप्लाई ज्यादा है, तो क्या करेंगे? एम्प्लॉयमेंट लेवल कम कर देंगे और प्रोडक्शन को स्टॉप कर देंगे, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाएगी। लोगों की इनकम भी कम हो जाएगी। परचेजिंग इनकम कम होगी तो परचेजिंग पावर भी कम हो जाएगी। जितना भी परचेजिंग कम हो पावर, जाएगी। इनकम, परचेजिंग पावर कम होगी। परचेजिंग पावर कम होगी तो ऑटोमेटिकली डिमांड भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 16। आपको यहाँ पे इन्होंने पैराग्राफ दिया है और उसके ABC आपको 3 क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है। ये भी पैराग्राफ बहुत आसान है। रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट केयरफुली। Union Food and Consumer Affairs Minister said that the central government has taken many proactive steps in the past few years to control retail prices of food items. He said that the government aims to keep inflation under control without compromising the country's economic growth. Inflation inched up to 3 months high of 5.55% in November 2023, driven by high food prices. Inflation has been declining since August 2023 when it touched 6.83%. 140 new price monitoring centers has been set up by the central government to keep a close watch on wholesale and the retail process of essential commodities. The government has banned the export of many food items like wheat, broken rice, non-basmati, white rice, onions, etc. It has also reduced import duties on edible oils and pulses to boost domestic supply and control price rise. On the basis of given text and common understanding, answer the following question. सबसे पहला बहुत इजी। मेंशन द नंबर ऑफ वन न्यू फोर्टी प्राइस। हाँ। मेंशन द नंबर ऑफ न्यू प्राइस मॉनिटरिंग सेंटर सेटअप बाय गवर्नमेंट, दैट इज हमें को ऊपर ही दिया हुआ है। दैट इज 140 न्यू प्राइजेस मॉनिटरिंग centers has been set up by the government to keep a close watch on a wholesale and retail prices of essential commodities as it is। हम 140 भी, उसके बाद 140 जो है न्यू प्राइजेस, हम ये पूरा भी लिखेंगे, 1 मार्क्स हमें मिल जाएंगे। उसके बाद स्टेट एनी ट्रू प्रोएक्टिव मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू बूस्ट डोमेस्टिक सप्लाई एंड रिडक्शन इन प्राइसेस। तो गवर्नमेंट ने क्या सेकेंड करा? वाला पैराग्राफ पूरा लिख देंगे। हाँ, पूरा इसको पूरा ही लिख देंगे कि गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट्स में बैन करे ये फूड आइटम्स और इंपोर्ट को क्या करा? रिड्यूस करा, ताकि डोमेस्टिक सप्लाई और कंट्रोल प्राइस को क्या कर सके? राइज कर सके। अब नेक्स्ट है एक्सप्लेन एनी वन मॉनेटरी मेजर्स यूज टू कंट्रोल इन्फ्लेशन।
अब इन्फ्लेशन के लिए एस गवर्नमेंट एल क्या आर मॉनेटरी सी मेजर, आर आर बता देंगे। हाँ कोई भी आप जो है रिजर्व रेपो रेट भी बता सकते हो कि उसको इंक्रीज मार्जिनल कर देंगे, हाँ उसमें से मार्जिनल कोई भी। रिक्वायरमेंट। हाँ किसी का भी आपने एक मॉनेटरी मेजर्स का जो है आपने बताना है जिससे हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सके। वो आप यस मैम। CRR बताओ, SLR बताओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन बताओ, मार्जिन रिक्वायरमेंट बताओ, या रिजर्व जो है रेपो रेट बताओ, दैट इज योर चॉइस। आप पहले उसकी डेफिनेशन लिख देना, नीचे उसको कैसे कंट्रोल करेंगे तो 3 मार्क्स आपको आराम से मिल जाएंगे। यस मैम। और वहां पे लिख देना कि मॉनेटरी मेजर्स जो है वो मॉनेटरी मेजर्स कौन बनाता है, गवर्नमेंट बनाती है या RBI बनाता है? आरबीआई। RBI बनाता है, उस वो भी थोड़ी सी एक लाइन डाल देना। अगर फिजिकल मेजर्स होता तो फिजिकल मेजर जो है गवर्नमेंट करती है, मॉनेटरी मेजर जो है RBI बनाती है। क्लियर? यस मैम। उसके बाद आपको मैंने रिवीजन सीरीज में नेशनल इनकम के नोट्स दिए थे, उसमें यस मैम। प्रिकॉशंस, डेप्रिसिएशन ऐड करना है। वो उसमें वाले आप ना दो आपने बताए थे। रिवीजन सीरीज में मैंने आपको नेशनल इनकम के नोट्स दिए थे, उसमें आपको यस मैम। प्रिकॉशंस दिए गए हैं कि हमने क्या प्रिकॉशंस लेने हैं जब हम एक्सपेंडिचर मेथड को कैलकुलेट कर रहे हैं, जब हम इनकम मेथड को कैलकुलेट कर रहे हैं, जब हम प्रोडक्शन मेथड को कैलकुलेट कर रहे हैं। यही सेम क्वेश्चन स्टेट बोर्ड में भी पिछले साल आया हुआ है और आपको भी आया 3 मार्क्स का, कि एक्सप्लेन यस एनी मैम। टू प्रिकॉशंस टू बी अडॉप्टेड while एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड। कि भाई अब दो प्रिकॉशन क्या है, सबसे पहला प्रिकॉशन तो यही होता है, अवॉइड डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग को अवॉइड करना है, चाहे नेशनल इनकम ये इनकम मेथड कर रहे हो, एक्सपेंडिचर मेथड कर रहे हो, वैल्यू एडेड मेथड कर रहे हो, सबसे पहले तो डबल काउंटिंग को अवॉइड करना है। दूसरा आप इसमें लिख सकते हो कि अवॉइड करना है सेकंड हैंड गुड्स की भी। सेकंड हैंड गुड्स जो आइटम्स हैं उनके भी जो उनकी भी काउंटिंग को क्या करना है, अवॉइड करना है, क्योंकि वो ऑलरेडी ही अवॉइड हो चुकी है। अगर रिटेलर की कोई कमीशन वगैरह, एजेंट की कमीशंस वगैरह है तो वो इंक्लूड की जाती है, लेकिन सेकंड हैंड गुड्स को इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो कोई भी दो ओके। प्रिकॉशंस आप लिख लो, सबसे पहले आप एक्सपेंडिचर मेथड बता दो क्या होता है, उसके बाद आप दो प्रिकॉशंस जो है राइट डाउन कर लो, 3 मार्क्स आपको आराम से मिल जाएंगे। क्लियर? यस मैम। नेक्स्ट पार्ट है आपका, ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हायर GDP ऑलवेज मींस हायर पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स इन द इकोनॉमी। डिफेंड और रिफ्यूट द गिवन स्टेटमेंट एज द इंडेक्स ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ दैट कंट्री। अब आपके हिसाब से क्या लगता है आपको, हायर डिफेंड। जीडी हायर GDP का क्या मतलब होता है, कि हायर पर कैपिटा कैपेसिटी है गुड्स की इन द इकोनॉमी में? यस मैम। पक्का? शायद। फिर भी थोड़ा सोचो। GDP जो इंक्रीज होती है वो पॉपुलेशन की वजह से इंक्रीज होती है, गुड्स एंड सर्विसेज की वजह से इंक्रीज नहीं होती। तो रिफ्यूट। इसको हम रिफ्यूट करेंगे कि ये सही नहीं है, क्योंकि GDP में सबसे पहले आपका पॉपुलेशन फैक्टर आता है, पॉपुलेशन के इंक्रीज होने से GDP इंक्रीज होती है, गुड्स एंड सर्विसेज से GDP इंक्रीज नहीं होती। और अगर GDP इंक्रीज हो रही है उसके बाद भी अनडिस्ट्रीब्यूशन है इनकम की, तब भी गुड्स एंड सर्विसेज से कुछ नहीं होगा। थर्ड आप इसमें लिख सकते हो, इन्फ्लेशन के इफेक्ट से भी GDP जो है वो हाई नहीं हो पाती, गुड्स अगर गुड्स की अवेलेबिलिटी है इकोनॉमी में, अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन ज्यादा है तब भी आपका GDP हाई नहीं हो सकता, चाहे जितने मर्जी गुड्स एंड सर्विसेज हैं इकोनॉमी में। क्लियर? यस मैम। नेक्स्ट बी पार्ट तो आपका बहुत इजी है। सबसे पहले उन्होंने बोला है डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल्स विद सुटेबल एग्जांपल्स। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। पॉइंट ऑफ टाइम एंड हाँ, पीरियड ऑफ थ्री टाइम। हाँ 3 पॉइंट आप स्टॉक के लिखो, 3 पॉइंट आप फ्लो के लिखो, या 4 4 पॉइंट्स भी लिख दो, 3 मार्क्स आपको आराम से मिल जाएंगे। स्टॉक जो है वो आपका क्या है, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, फ्लो जो है एट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। स्टॉक आपका क्या है, डायनेमिक स्टॉक कॉन्सेप्ट पॉइंट है। ऑफ टाइम।
स्टॉक आपका पॉइंट ऑफ डायनेमिक टाइम। यस, होती, डायनामिक है, और और फ्लो आपका है फ्लो हमारा स्टैटिक, स्टैटिक। जो चेंज होता है। पीरियड ऑफ एग्जाम टाइम। एग्जाम्पल्स आपने स्टॉक की एग्जाम्पल देंगे हम। स्टॉक की दे देंगे कि स्टॉक ऑफ वाटर इन अ टैंक, और फ्लो का दे देंगे कि ओपन टैप एंड द वाटर इज फ्लोइंग आउट ऑफ द टैंक फ्रॉम तो द फ्लो टैप। आपने दी थी कि अगर टैंक के अंदर जो पानी है वो स्टॉक है, इफ वी टर्न ऑन द टैप जो पानी बाहर आ रहा है दैट इज फ्लो। दैट इज फ्लो। तो स्टॉक में अब जैसे कंट्री की वेल्थ वगैरह है, दैट वेल्थ। इज द स्टॉक वेल्थ। कॉन्सेप्ट। फ्लो, पॉपुलेशन। फ्लो कॉन्सेप्ट में हम दे सकते हैं, स्टॉक में हम बोल सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन जम्मू टू दिल्ली इज स्टॉक। और कार स्पीड जो है फ्रॉम दिल्ली टू जम्मू, जम्मू इज फ्लो। अ फ्लो वेरिएबल्स। फ्लो कॉन्सेप्ट। उसके बाद तीसरा, ये थर्ड क्वेश्चन भी आपका बहुत इजी है, एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ प्रॉफिट एज पर इनकम मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम। प्रॉफिट के तीन पार्ट थे, डिस्ट्रीब्यूटेड, कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड। डिविडेंड उसको हम डिविडेंड लिखेंगे, डिविडेंड। डिविडेंड डिविडेंड और एंड रिटेन इंटरेस्ट। अर्निंग, रिटेन अर्निंग्स, रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन अर्निंग जिसको अनडिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉफिट बोला जाता है। तीनों को एक्सप्लेन करना है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन, इजी। मुश्किल है यस पिछले मैम। साल का पेपर। नो मैम। नो मैम। अब कल से हम स्टार्ट करेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स खत्म हो गया, कल से हम स्टार्ट करेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके मैम। ठीक है। यस ओके मैम। मन्नत, अब आप क्लास लीव कर सकते